ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं अभी। खास करके नेटवर्किंग के टॉपिक के पहले का भी ये टॉपिक है, जिधर आपका मशीन का सेटअप पहला होना बहुत जरूरी है। तो पहला आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो पहले आपके सिस्टम पे वो पहला एक सेटअप रेडी करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, आपको इधर क्या करना है, आपका जो फिजिकल मशीन है उस पर इंटरनेट चालू रहना चाहिए, इतना एक ध्यान में रखिए। फिजिकल मशीन पे इंटरनेट चालू है, उसके बाद आपको इधर ध्यान देना है, आपका जो नेटवर्क कार्ड है इधर देखिए, आपको इधर दिख रहा है, ये इधर नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क एडाप्टर बता रहा है, इधर नेट है। क्लिक कीजिए उसके ऊपर, सेटिंग, और इधर देखिए एक बार नेट दिखा रहा है क्या। ये नेट ब्रिज क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन इधर नेट पे कनेक्टेड है नेटवर्क एडाप्टर, तो ठीक है, ओके। नहीं रहेगा तो नेट पे कनेक्ट कीजिए, बस इतने ध्यान में रखिए फिलहाल। फिर से एक बार देखिए, इधर नेटवर्क एडाप्टर, नीचे आपको जो दिख रहा है इधर सीड रोम हार्ड डिस्क वगैरह दिखाई दे रहा है, उधर ही आपको नेटवर्क एडाप्टर दिखाई देगा, उधर नेट के ऊपर क्लिक करना है। बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ एकदम। पहले फिजिकल मशीन के ऊपर आपका इंटरनेट चालू चाहिए, उसके बाद आप जब वीएम ओपन करोगे तो इधर आपको ये नेटवर्क एडाप्टर नेट पे रहना चाहिए, इतने ध्यान में रखिए। बाय डिफॉल्ट वो नेट पे ही रहता है, तो वो भी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, NMTI एंटर, इसके बाद एडिट कनेक्शन, इधर आपको एक डिवाइस दिखाई देगा ENS160। उसके पहले भी एक मैं आपको बताता हूँ, इफ कॉन्फिग कमांड से आप चेक कर सकते हो। इधर आप देखोगे तो ENS160 ये आपको नेटवर्क डिवाइस दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये कमांड क्या बता रहा है, ये कमांड बता रहा है कि नेटवर्क जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है कि नहीं। तो इधर ENS160 ये नेटवर्क डिवाइस को नाम दिया है सिस्टम ने, फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए, तो उसे वो एक नाम दिया है। अभी हम लोग क्या करना है, इसे IP असाइन करना है, ठीक है। तो इधर IP असाइन करने के लिए हम लोग NMTI कमांड के थ्रू जा रहे हैं, अलग अलग मेथड से हम लोग सेट करते हैं, लेकिन फिलहाल जो बेसिक पार्ट जो देख रहे हैं हम लोग वो ही देखिए। पहला एडिट ENS160 एडिट, इधर ऑटोमेटिक है, आपको ऑटोमेटिक ही रखना है। मैनुअल IP आप दे सकते हो, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे कि इधर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कर रहा हूँ, शो 192.168.4.1, ठीक है, /24। इसके बाद नीचे आना है आपको, ओके, बैक, एक्टिवेट कनेक्शन, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट, थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट। इसके बाद बैक, क्विट, IP सेट किया मैंने, अभी IP सेट हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए फिर से कॉन्फिग कमांड से आप चेक कर सकते हो, या IP स्पेस A कमांड से भी आप चेक कर सकते हो। तो इधर आप देखोगे तो ये इधर दिख रहा है IP सेट हो गया करके। मैनुअल IP सेट नहीं करना है फिलहाल, इतना ध्यान में रखिए, हम लोगों को ऑटोमेटिक ही रखना है। मैंने अभी इसलिए आपको बताया, हम लोगों ने जो IP सेट किया हुआ है वो किधर तो फाइल के अंदर स्टोर हुआ रहेगा, है कि नहीं। अभी मुझे फाइल कौन से फाइल के अंदर स्टोर हुआ है ये मालूम नहीं है। एक एग्जांपल देखिए, मुझे मालूम नहीं है, तो इधर मैं लोकेट कमांड से कौन सा नेटवर्क डिवाइस था वो सर्च कर सकता हूँ, ENS160। तो ENS160 लोकेट 160, सॉरी ENS160 एंटर, ये कुछ फाइल्स इधर बता रहे हैं। तो ये इधर दिख रहा है आपको /etc sysconfig network scripts ifcfg, 1 मिनट। तो हम लोगों ने जो IP कॉन्फ़िगर किया है etc sysconfig network scripts ifcfg 160 ये डिवाइस। तो इंट्रो में ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये ध्यान में रखिए, /etc sysconfig network scripts के अंदर ifcfg और जो डिवाइस का नाम से वो डिवाइस का नाम का फाइल रहेगा। तो ifcfg
ENS 160 एंटर कर रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने जो आईपी दिया था वो दिख रहा था। बाकी का सेटिंग छोड़ दो फिलहाल, मैं बाहर आ रहा हूँ इधर से। वेट, ये जो आईपी सेट किया हम लोगों ने, ये सेट क्या, अगर आप देखोगे तो इधर मैं ओएस चेक कर रहा हूँ तो ये सेंट्रोस सेट के ऊपर है कि नहीं। दूसरा सिस्टम है, उधर मैं चेक कर रहा हूँ, तो इधर आप देखोगे तो इधर पहले आईपी एक बार चेक करते हैं। नेटवर्क कार्ड कौन सा, इधर ENS 33। एक एग्जांपल के लिए फिर से लोकेट कर रहा हूँ। ये लोकेट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं, फाइल का पाथ आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। नहीं मालूम रहेगा तो कैसे ढूंढ सकते हैं, वो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी अलग तरीके हैं। इधर देखिए सेंटोस 9 के अंदर खास करके ETC, नेटवर्क मैनेजर, सिस्टम कनेक्शन, ENS, तो इधर जो फाइल का पाथ है वो अलग है। तो ये एक ध्यान में रखिए, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो सेंटोस 9 के अंदर जो फाइल है, ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो इसके पहले के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप लोगों को यही पाथ दिखाई देता है और यही एक्सपेक्ट भी करते हैं ETC सिस्टम पे नेटवर्क स्क्रिप्ट्स। लेकिन जो लेटेस्ट फाइल सिस्टम आपको अभी दिख रहा है उसमें फाइल का पाथ अलग है। ये एक आप लोगों को पहले दिखाने का था कि हम लोग जो आईपी सेट करने वाले वो किधर स्टोर होता है, कौन से फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है, फाइल का पाथ क्या है, वो मैंने बताया। आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। इसके बाद आगे अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्टार्टिंग से एकदम। तो इधर मैं फिर से NMTY से आईपी सेट कर रहा हूँ। मैन्युअल आईपी आप लोगों को आईपी किधर स्टोर हो रहा है ये बताने के लिए मैंने आपको दिखाया है। एडिट कनेक्शन, ENS 160, ये हमारा नेटवर्क डिवाइस है। एडिट आपको इधर मैनुअल नहीं रखना है, अभी ऑटोमेटिक रखना है, तो मैंने रिमूव कर दिया वो। और इधर आपको ऑटोमेटिक रखना है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ही रहेगा। फर्स्ट टाइम आपको करते समय कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट के ऊपर क्लिक होना चाहिए। स्पेस बार से ये सिलेक्ट होगा, देखो मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो रहा है ये। तो ये सिलेक्ट करना है आपको और ओके करके बाहर आना है। एक्टिवेट कनेक्शन, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट, ओके। एक मिनट, हम लोगों ने ये इधर एक्टिवेट नहीं किया, देखो एक्टिवेट नहीं किया। और उधर हम लोग ये देखिए, एक मिनट, नहीं could not activate connections, ENS 160 is not available on device because device has no carrier। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट वेट कीजिए। मैं खाली चेक कर रहा हूँ, वेट कीजिए। ओके, edit connection, ENS 160, remove, ठीक, ओके। ये ऑटोमेटिक कर रहे तभी आ रही है, एक मिनट। हम लोगों ने
चेंज। यस यस बोलिए। सर जो आपने वीएम का नेटवर्क जो सिलेक्ट किया था ना, वहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। एक मिनट। यस यस यस, तभी मैंने इधर देखा ये हाईलाइट नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम से इधर एक क्या सीखने को मिल रहा है, देखो मैंने जब भी NMTI किया था, संदेश का इधर ऑब्जर्वेशन देखिए, ये जब भी मैंने आईपी सेट किया तो वो टाइम पे मैन्युअल आईपी दे रहा हूँ तो भी वो आईपी कॉन्फ़िगर हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने ऑटोमेटिक आईपी सेट कर रहा हूँ वो टाइम पे वो एरर दे रहा है, देखो could not activate connection ENS 160 is not available on device 160। मैंने एक बार इधर आके चेक भी किया, लेकिन मेरा ध्यान इधर नहीं गया कि कनेक्टेड है कि नहीं, एक्चुअली मुझे वही चेक करने का था। तो इधर देखिए ये कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है इधर, तो ये पहले कनेक्टेड होना चाहिए, उसके बाद ओके। वेट, फिर से एक बार, अभी देखो ये हाईलाइट हो गया, इधर दिख रहा है अभी NMPI। फिर से हम लोग एक बार चेक करते हैं, ये ऑटोमेटिक रखा है हम लोगों ने, ऑटोमेटिक कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको, ओके बैक एक्टिवेट, एक्टिवेट हो गया ये। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इधर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को, सबसे पहले फिजिकल मशीन पे इंटरनेट चालू रहना चाहिए, आपका नेटवर्क कार्ड नेट के ऊपर रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, और इसके बाद ऑटोमेटिक आईपी सेट करना है। इससे क्या होगा, आप आपके वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट चला पाओगे। तो एक्चुअली वर्चुअल मशीन पे जो इंटरनेट चल रहा है वो फिजिकल मशीन के थ्रू ही चल रहा है, तो उसके लिए वो नेटवर्क कार्ड कनेक्टेड रहना चाहिए। तो नेटवर्क कार्ड कनेक्टेड नहीं था, लेकिन मैन्युअल आईपी दिया था वो टाइम पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोकल यूज कर रहा था, फिजिकल मशीन के साथ उसका रिलेशन नहीं था वो टाइम पे, तो इसके लिए वो टाइम पे जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखिए पहला स्टेज इधर से ध्यान में रखिए, इधर से हम लोगों ने शुरुआत किया है कि अभी क्या क्या चीजें जरूरी है सेटअप के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आईपी सेट करना है, ऑटोमेटिक आना चाहिए, और आपके मशीन पे इंटरनेट चालू रहना चाहिए, इतना एक ध्यान में रखिए। ये हो जाने के बाद इधर आपको क्या करना है, सबसे पहले फायरवॉल, ये एक एसएलएनएक्स टाइप फायरवॉल है, प्रोसेस लेवल फायरवॉल है, फिलहाल इसे स्टॉप करना है, बाद में देखेंगे ये। आईपी टेबल, जो आपका आईपी लेवल फायरवॉल है वो आपको स्टॉप करना है, सिस्टम सीटीएल स्टॉप फायरवॉल डी। इसके बाद आप लोगों को ये मशीन का स्नैपशॉट लेने का है, तो इधर देखिए वीएम स्नैपशॉट, अभी हमारे पास ऑलरेडी स्नैपशॉट बनाया हुआ है, तो आपको फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो इधर आपको टेक स्नैपशॉट के ऊपर क्लिक करना है, आपको जो इधर नाम देना है वो नाम दीजिए। जैसे आप इधर टेक स्नैपशॉट के ऊपर क्लिक करोगे, इसका एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। स्नैपशॉट का यूज क्या है, अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस करते समय कुछ गलती हो रहा है और वो अगर रिकवर नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, स्नैपशॉट को फिर से रिस्टोर कर सकते हो। तो जैसे इधर मैंने ऑलरेडी स्नैपशॉट लिया हुआ है, तो इधर से मैं स्नैपशॉट के ऊपर जाके ये जो स्नैपशॉट बनाया हुआ है मैंने, स्नैपशॉट 1 क्यूबरनेटिस, तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर रिस्टोर कर सकता हूँ। तो एग्जांपल मैंने क्या किया है कि जैसे कि मैंने एक प्रैक्टिस किया हुआ है, एक सेशन लिया हुआ है, और वो एक सेशन का मैंने इधर एक जैसे क्यूबरनेटिस है उसका क्या किया, मैंने एक स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है, ताकि जब भी क्यूबरनेटिस का सेशन आएगा तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसे रिस्टोर कर दूंगा, तो जो लास्ट सेशन चल रहा था क्यूबरनेटिस का उधर से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आपको स्नैपशॉट लेके रखना है सबसे पहले, और स्नैपशॉट लेने के पहले जो मैंने आपको बताया आईपी सेट करना है, क्योंकि वही स्नैपशॉट के अंदर सब स्टोर होने वाला है। फायरवॉल स्टॉप करना है, वो स्टेट का स्नैपशॉट लेके रखना है आपको। स्नैपशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इधर वीएम में फिर से जाने का है, और एक मिनट, हाँ मैनेज में जाके आपको मशीन का क्लोन क्रिएट करना है। तो ये क्लोन जो है मशीन पावर ऑफ के बाद ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं।
You cannot make a clone of virtual machines or snapshot that is powered on और सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंडेड रहेगा तभी भी हम लोग नहीं कर सकते। सस्पेंड मतलब जैसे मैंने इधर अभी, ये आपको इधर दिख रहा है, ये पॉज के ऊपर, पॉज बटन के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा ये सस्पेंड हो जाएगा, मतलब जो स्टेट है वही स्टेट में मशीन आपको फिर से मिल जाएगा अगर मैं सस्पेंड कर रहा हूँ तो। लेकिन सस्पेंड रहेगा वो टाइम पे भी हम लोग क्लोन नहीं क्रिएट कर सकते, तो फिर से रिज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मशीन पावर ऑफ नहीं करना है, वही जिधर से चालू था वैसे रखना है मुझे, तो मैं मशीन को क्या कर सकता हूँ, इधर सस्पेंड कर सकता हूँ। तो इधर रिज्यूम कर रहा हूँ मैं, रिज्यूम करके मुझे फिर से पावर ऑफ करना पड़ेगा। पावर ऑफ, पावर ऑफ करके आपको क्या करना है, इधर फिर से वीएम मैनेज क्लोन के ऊपर, क्लोन के ऊपर जाना है, नेक्स्ट, और ये जो डिफॉल्ट है वही रखना है आपको, और इधर आप लोगों को फुल क्लोन के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट, और जो आपको मशीन को नाम देना है वो आप इधर नाम दे सकते हो। तो जैसे कि इधर जो डिफॉल्ट नाम है वो क्या मिला है, क्लोन ऑफ सेंट्रोइड सेट, ये नाम मिला है। और किधर स्टोर करना है ये भी आप बता सकते हो, आप जिधर आप स्टोर कर रहे हो उधर स्टोरेज आपका रहना चाहिए, उधर स्पेस, फ्री स्पेस रहना चाहिए, इतना एक आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे मैं अगर सी ड्राइव में कर रहा हूँ तो सी ड्राइव में स्पेस है कि नहीं, पहला वो चेक कीजिए। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास इसका क्लोन है, तो क्लोन का मतलब क्या है, दूसरा एक मशीन रेडी हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग क्लोन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लोन क्रिएट करने के बाद भी उसका स्नैपशॉट वगैरह आपको लेके रखना है, इतना ध्यान में रखिए। क्लोन क्यों क्रिएट कर रहे हैं अभी, अभी हम लोग नेटवर्किंग का पार्ट देख रहे हैं, और नेटवर्किंग का पार्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है आपके पास दो मशीन्स रहना चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले स्नैपशॉट लेके लीजिए, आप एक स्नैपशॉट लीजिए, स्नैपशॉट लेने के बाद फ्रेश मशीन जो रहेगा, और जो मैंने बताया आईपी सेट करना है, फायरवॉल स्टॉप करना है, उसका स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट लेने के बाद मशीन पावर ऑफ करना है, और आप लोगों को इधर आके इसका क्लोन लेना है, इतना ध्यान में रखिए। और क्लोन लेते समय आप लोगों को फुल क्लोन लेना है, ये एक ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, फिनिश करूंगा, ये क्लोन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, 2-3 मिनट का, उसके बाद आपका दूसरा मशीन रेडी हो जाएगा। तो ये पहला स्टेज हो गया, जब हम लोग बेसिक नेटवर्किंग का पार्ट देख रहे हैं उसके पहले। तो अभी हमारे पास दो मशीन रेडी हो चुके हैं। क्लोन का फायदा, रेडीमेड आपको एक इमीडिएटली आपको एक मशीन मिल जाएगा, आप लोगों को इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। स्नैपशॉट का फायदा है, इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम आने के बाद रिस्टोर कर सकते हो। तो ये करके रखिए, इतना ध्यान में रखिए। इसके बाद सेम दोनों मशीन पे रहना चाहिए, ये एक ध्यान में रखिए। आईपी चेक कर रहा हूँ इधर में, ओके, ठीक है। इसका होस्ट नेम चेक कर रहा हूँ मैं, लोकलहोस्ट डॉट लोकल डोमेन, ये इसका होस्ट नेम है। इसका होस्ट नेम मुझे चेंज करना है, होस्ट नेम CTL। ये कमांड एंटर करने के बाद होस्ट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कर्नल कौन सा है, आर्किटेक्चर कौन सा है, होस्ट नेम क्या है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है अभी, होस्ट नेम सेट करना है, होस्ट नेम CTL, सेट होस्ट नेम, और जो आपको होस्ट नेम सेट करना है वो आप इधर कर सकते हो। मैं अभी कर रहा हूँ server1.example.com, एंटर। होस्ट नेम सेट हो चुका है। जैसे ये कमांड एंटर किया मैंने, ये etc होस्ट नेम फाइल के अंदर, जैसे इधर तो ये स्टोर हो रहा है ना, तो ये किधर स्टोर हो रहा है, /etc होस्ट नेम फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है, server1.example.com। जैसे एग्जिट करके फिर से टर्मिनल स्टार्ट करूंगा, ये फाइल रीड होगा, है कि नहीं, और इधर आपको लोकल होस्ट की जगह server1 दिखाई देगा, server1.example.com।
तो देखिए होस्ट नेम करने के बाद वैसे भी server1.example.com ही दिखने वाला है। एग्जिट करूंगा या नया बैश कॉल करूंगा। तो एग्जिट करके टर्मिनल स्टार्ट करूंगा तो भी क्या होने वाला है, नया बैश स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एग्जिट, फिर से ओल्ड, एग्जिट, फिर से नया टर्मिनल। ओके, सर्वर 1 आ गया इधर। जैसे मैंने एग्जिट किया, इसका मतलब क्या है, वो फाइल रीड हो रहा है उधर, है कि नहीं। बैश जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, वो फाइल को रीड कर रहा है। ठीक है, तो server1.example.com ये हम लोगों ने होस्ट नेम सेट कर दिया। सेम वैसे ही आपको क्या करना है, दूसरा सिस्टम पे जाने का है और इधर जो आपको होस्ट नेम है, इधर भी server1 ये हम लोग चेंज कर देंगे अभी। होस्ट नेम ctl abc.example.com, सॉरी, सेट होस्ट नेम abc.example.com, ये हो गया सेट। फिर से बैश abc आ गया इधर। ओके, ये भी सेट हो गया etc होस्ट नेम फाइल के अंदर। फिर से server1 के पास आ रहा हूं मैं और मैं अभी पिंग करके चेक कर रहा हूँ, पिंग abc.example.com। ये नहीं होगा पिंग, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एरर क्या दे रहा है, नेम और सर्विस नॉट नोन। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने नाम दिया हुआ है वो रिजोल्व ही नहीं हो रहा है। और ये नाम रिजोल्व होने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये etc होस्ट में इसका एंट्री होना चाहिए, नहीं तो ये DNS में इसका एंट्री होना चाहिए। फिलहाल हम लोग etc होस्ट में देख रहे हैं जो लोकली रिजोल्व करेगा। सबसे पहले रिजोल्व होने के लिए हम लोगों को नाम याद रखता है सिस्टम, IP याद रखता है, ठीक है नहीं, वो IP के ऊपर काम कर रहा है और हम लोग नाम के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि IP हम लोग याद नहीं रख सकते। google.com इजीली हम लोग एंटर कर सकते हैं कि नहीं, टाइप कर सकते हैं, लेकिन गूगल का IP थोड़ी मालूम है। वैसे ही तो इधर etc होस्ट फाइल के अंदर क्या कर रहा हूं मैं, 192.168 abc.example.com का IP क्या था, वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसका IP है 136.128। तो मैं server1 के अंदर एंट्री कर रहा हूँ 136.128 abc.example.com, सेव करके बाहर आ रहा हूँ। देखिए पिंग abc.example.com हो रहा है इधर, ये पिंग एक्चुअली इधर क्या हो रहा है, जैसे मैंने पिंग किया abc.example.com, ये etc होस्ट के पास गया। जैसे etc होस्ट के पास गया, उसे क्या मिल गया, abc.example.com का IP मिल गया और ये IP के पास वो गया और वो मशीन नेटवर्क में है कि नहीं, ये हम लोग को इधर पता चल रहा है, ठीक है नहीं, रीचेबल है कि नहीं ये पता चल रहा है। ठीक है, तो ये एक हो गया इधर, अभी मशीन रीचेबल है इधर। सेम वैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा मशीन में करना पड़ेगा। अगर मैं इधर से पिंग करूंगा पिंग server1.example.com तो थोड़ी पिंग होने वाला है, क्योंकि ये भी उसके लोकल होस्ट में चेक करेगा, उसे इधर ये नाम के लिए IP नहीं मिलेगा। तो ये भी etc होस्ट के अंदर abc के मशीन में ये एंट्री करना पड़ेगा, है कि नहीं, etc होस्ट। तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा 192.168.136 IP क्या है इसका, server1 का IP चेक करना पड़ेगा। server1 का IP है 135, ये abc मशीन के अंदर ऐड कर रहा हूं मैं 135, और जो नेम है वो नेम server1.example.com, सेव करके बाहर फिर से देखिए। ओके, तो दोनों एक दूसरे के साथ अभी पिंग पोंग हो रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में। इसके बाद सर्वर के मशीन में जा रहा हूं इधर मैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर server1 के ऊपर जो डेटा है वो मुझे शेयर करना है abc मशीन के साथ। तो क्या कर रहा हूँ, खाली इतना ध्यान रखना। अभी इधर सबसे पहले एक मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा, या मैं इंस्टॉल nfs utils।
अरे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो टॉपिक के रिलेटेड एक्चुअली ये बेसिक नेटवर्किंग के पहले का एक सेटअप का टॉपिक है। तो हर एक जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट के ऊपर टॉपिक आएगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। ये पैकेज का नाम क्या है, NFS Studios। आपको भी स्टेप बाय स्टेप यही करना है, तभी आप ये प्रैक्टिस करोगे। ये थोड़ा टाइम लेगा इधर अभी। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, नेटवर्क से डेटा, इसीलिए हम लोगों ने इंटरनेट चालू किया मशीन पे। ये नेटवर्क से ये जो पैकेज है उसके रिपोजिटरी का डेटा कैश कर रहा है, सिस्टम में स्टोर कर रहा है। अभी हमारे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वेट कीजिए फिर भी। मैं इधर इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम लेगा अभी बहुत। कंट्रोल C इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है इधर, जैसे ये yum install NFS util एंटर करोगे, आपको पैकेज इंस्टॉल करने के लिए y प्रेस करना है। मैं तब तक दूसरे टर्मिनल पे ये कमांड चालू रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ उधर। yum install NFS utils एंटर। इधर चालू रहने दो, ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आगे का पार्ट में आपको दिखाता हूँ। इसके बाद चेक कीजिए, चेक करने के लिए कमांड है rpm-qa pipe grep NFS-utils। ये कमांड आपको बताएगा कि ये पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। अगर आउटपुट आ गया तो पैकेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार क्रॉस चेक किया कि सच में है कि नहीं, नहीं तो करना ही पड़ेगा अगर नहीं रहेगा तो ऑलरेडी इधर पैकेज इंस्टॉल्ड है। मुझे क्या करना है, डेटा शेयर करना है मुझे, तो cd/test डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ मैं। कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 फाइल्स मैंने क्रिएट किए हैं। आपके सिस्टम में टेस्ट नाम का डायरेक्टरी नहीं रहेगा तो क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ फाइल्स मैंने क्रिएट किए इसके अंदर। मुझे ये जो टेस्ट डायरेक्टरी है वो शेयर करना है ABC मशीन पे। तो ये सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं। तो हम लोगों ने जो अभी पैक सर्वर जो हम लोगों ने अभी जो हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल किया NFS utils, अभी हम लोग उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, इधर ये सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। उसके लिए जो कॉन्फ़िगर जो फाइल है, etc एक्सपोर्ट्स फाइल के अंदर में जा रहा हूँ। ये NFS सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। तो इधर एंटर कर रहा हूँ और एंटर करके मुझे क्या शेयर करना है उसका पाथ दे रहा हूँ मैं। तो मुझे शेयर करना है टेस्ट डायरेक्टरी। टेस्ट डायरेक्टरी मुझे शेयर करना है, कौन से IP के लिए शेयर करना है, तो 192.168.136। कौन सा IP था ABC मशीन का, देखिए फिर से एक बार। देखिए IP याद नहीं रह रहा है ना, तो मुझे आके चेक करना है बार बार। 128, लेकिन abc.example.com ये मशीन का हम लोगों ने नेम दिया हुआ है, वो मुझे मालूम है कि नहीं। तो 128 इसका IP है, 128 192.168.136 128/24। और इसे मैं परमिशन दे रहा हूँ रीड राइट का, ओके। ब्रैकेट के अंदर मैंने परमिशन दिया। NFS का अलग से टॉपिक आएगा, बहुत ही बेसिक पार्ट हम लोग देख रहे हैं इधर, जो एक क्लाइंट सर्वर का पार्ट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, सर्वर के ऊपर एक कॉन्फ़िगर किया टेस्ट डायरेक्टरी, जिसका एक्सेस मुझे 128 IP को देने का है, रीड राइट एक्सेस देने का है। बस इतना मैंने कॉन्फ़िगर किया, सेव करके बाहर आ रहा हूँ। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कुछ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद मुझे वो सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ती है, systemctl रिस्टार्ट NFS-server। जैसे रिस्टार्ट करूंगा, netstat-ntlp कर रहा हूँ, ये कमांड बताएगा ओपन पोर्ट, एंटर कर रहा हूँ। तो आप देखोगे तो इधर खास करके
2049, ये एनएफएस का पोर्ट है। तो ये पोर्ट ओपन हो चुका है। अभी हम लोग क्लाइंट साइड पे जाते हैं। क्लाइंट साइड पे आ रहे हैं। एबीसी मशीन पे मुझे क्या करना है, सर्वर 1 का डेटा एक्सेस करना है। तो सर्वर 1 का डेटा अगर आपको एक्सेस करने का है तो इधर आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है, माउंट 192.168.1। अभी मुझे अगर इधर नाम देना है तो हम लोग याद है तो नाम ही दे देते हैं, server1.example.com कोलन, कौन सा डायरेक्टरी था, स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी था। इसे मुझे किधर माउंट करना है, स्लैश सागर डायरेक्टरी के ऊपर माउंट करना है। मतलब सागर डायरेक्टरी के सागर स्लैश सागर डायरेक्टरी जो है वो मेरे लोकल सिस्टम पे रहेगा, मतलब एबीसी के मशीन पे रहेगा। और ये server1.example.com के ऊपर स्लैश टेस्ट जो डायरेक्टरी है, कोलन स्लैश टेस्ट, मतलब ये रिमोट मशीन पे स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी है, उसे मुझे लोकल डायरेक्टरी सागर के ऊपर मैप करना है। एंटर कर रहा हूँ, एरर दिया उसने, सागर नाम का डायरेक्टरी ही नहीं है, ये माउंट पॉइंट जो है वो डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं है। तो मुझे mkdir स्लैश सागर नाम का डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। माउंट कर रहा हूँ, देखते हैं अभी। इधर आ रहा हूँ मैं दूसरे टर्मिनल पे, 1 मिनट। ये देखिए, इधर आपको यस करना है। एक्चुअली ये पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। इधर वेट कीजिए, इधर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कुछ, तो ये नहीं हुआ है। इसके पहले कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, शो माउंट -e 192.168.136। हम लोग server1.example.com भी लिख सकते हैं। अनेबल टू रिसीव, ये एरर दे रहा है, देखो server1.example.com को कॉल नहीं कर रहा है। ये कमांड काम क्या कर रहा है, ये कमांड शो माउंट -e server1.example.com, ये क्या कर रहा है, server1.example.com के ऊपर क्या शेयर किया हुआ है वो शो कर रहा है, लेकिन ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है। तो इधर मैं फिर से आ रहा हूँ, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। हम लोगों ने सर्विस स्टार्ट किया हुआ है, ओके। स्टेटस इधर एनफोर्सिंग बता रहा है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी, ये भी रनिंग है। इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बताया था, फायरवॉल स्टॉप कर रहा हूँ। देखो फिर से क्लाइंट साइड पे आ रहा हूँ, फिर से शो माउंट -e कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी ये बता रहा है, माउंट वाला कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। हो गया, df स्लैश सागर आ गया इधर, cd स्लैश सागर, एबीसी फाइल दिख रहा है इधर, mkdir xyz, परमिशन डिनाइड। क्यों, क्योंकि इधर देखिए ये रिमोट मशीन डेटा एक्सेस कर रहा है फाइल को, है कि नहीं। कौन सा डेटा एक्सेस कर रहा है, तो स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी एक्सेस कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे इधर तो टेस्ट डायरेक्टरी को परमिशन नहीं है अदर को, है कि नहीं। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा chmod, अदर को परमिशन दे रहा हूँ 757 फुल परमिशन टेस्ट डायरेक्टरी। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं सागर डायरेक्टरी के अंदर हूँ, df कमांड से चेक कर रहा हूँ माउंटेड पार्टीशन, तो ये स्लैश टेस्ट जो रिमोट मशीन के ऊपर डेटा है वो सागर डायरेक्टरी के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो जब भी मैं सागर डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ तो वो टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, server1.example.com का टेस्ट डायरेक्टरी का एक्सेस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। server1.example.com का टेस्ट डायरेक्टरी एक्सेस ले रहा हूँ, और टेस्ट डायरेक्टरी को अदर में राइट का परमिशन नहीं है। और इसकी वजह से जैसे मैंने सागर डायरेक्टरी के अंदर, सागर डायरेक्टरी नहीं है ये,
सागर डायरेक्टरी एक्सेस पॉइंट है खाली, लेकिन वो डेटा किधर क्रिएट कर रहे हैं, तो टेस्ट डायरेक्टरी के ऊपर कर रहा है जो रिमोट मशीन के ऊपर है। ठीक है, हम लोग एबीसी मशीन के थ्रू सर्वर 1 के ऊपर स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी में अभी डेटा क्रिएट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि टेस्ट डायरेक्टरी को अदर में राइट का परमिशन नहीं था। तो हम लोगों ने अभी परमिशन दे दिया, तो फिर से डायरेक्टरी बना रहा हूं। एक चीज इधर देखिए, थोड़ा फाइल परमिशन का टॉपिक चल रहा है इधर। तो जैसे मैंने डायरेक्टरी क्रिएट किया, तो ये जो डायरेक्टरी क्रिएट किया है ये रूट यूजर ही है, ठीक है नहीं, रूट यूजर है। जब ये रिमोट मशीन के ऊपर टेस्ट डायरेक्टरी के ऊपर डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका ओनर भी रूट ही है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा था क्रिएट? तो इधर देखिए, मैं भी फाइल क्रिएट करता हूं, आपको पता चल जाएगा। XYZ कोई भी हम लोग फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, इधर और एक देखिए, जो मैंने XYZ डायरेक्टरी क्रिएट किया है, XYZ जो डायरेक्टरी क्रिएट किया है वो किधर क्रिएट हुआ है, server1.example.com, एक दूसरे सर्वर के ऊपर क्रिएट हुआ है और स्लैश टेस्ट के अंदर क्रिएट हुआ है। और कोई भी फाइल या डायरेक्टरी हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं, कोई भी फाइल या डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट करते हैं, तो जैसे हम लोग ll कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम लोग को वो फाइल का ओनर और ग्रुप पता चल जाता है। ओनर का मतलब है कि किसने फाइल क्रिएट किया है। तो आपको इधर दिख रहा है ये रूट ने क्रिएट किया है कि नहीं, क्योंकि लॉगिन यूजर रूट है। आईडी जब भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये रूट बता रहा है, लेकिन ll करके देखते हैं हम लोग, तो इधर आपको पता चलेगा कि ये नो बडी यूजर से क्रिएट हुआ है। क्योंकि मैं जब भी डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, वो मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर नहीं कर रहा हूँ क्रिएट, वो मेरे रिमोट मशीन के ऊपर कर रहा हूँ। और जब भी, यही हमारा आगे का टॉपिक रहेगा, जब भी मैं रिमोट मशीन के ऊपर कोई डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू करूंगा मैं, है कि नहीं। तो इधर हम लोग एनएफएस प्रोटोकॉल के थ्रू वो डेटा क्रिएट कर रहे हैं। और यही है सिस्टम यूजर, जो हम लोगों ने यूजर एडमिन में देखा था, ठीक है नहीं। यूजर के 3 टाइप्स, वैसे कितना जरूरी है, छोटे छोटे पार्ट में आपको समझ में आ रहा है, देखो। तो सुपर यूजर, सिस्टम यूजर और नॉर्मल यूजर, है कि नहीं। तो उसमें से जो बीच वाला वो सिस्टम यूजर, वो यही है। देखेंगे हम लोग इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। ये समझने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीजें समझना जरूरी है, वही हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सबसे पहले देखो, जो हमारा बेसिक लिनक्स का जो डाउट सेशन रहेगा अभी, उधर इसके रिलेटेड आप लोग पहले प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कीजिए। जो बेसिक लिनक्स का भी डाउट सेशन रहेगा, वो डाउट सेशन में वो शेड्यूल देख लीजिए। शेड्यूल के हिसाब से आपका बेसिक लिनक्स का जो डाउट सेशन रहेगा, उसके पहले आप लोग प्रैक्टिस करके आइए, ये जो पार्ट हम लोगों ने देखा है। लेकिन इसके लिए क्या क्या चीजें समझना जरूरी है, ये देखिए। और हम लोगों ने जो अभी देखा है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल टीसीपी, यूडीपी, ये क्या है। पोर्ट का काम क्या रहता है, आईपी क्या रहता है कि नहीं। प्राइवेट आईपी क्या रहता है, पब्लिक आईपी क्या है कि नहीं। इसमें हम लोग जो सबनेट देते हैं वो क्या रहता है। इसके बाद अ, जो अभी हम लोगों ने देखा फायरवॉल का बात आ रहा है, तो ये फायरवॉल क्या है, एसए लिनक्स क्या आ रहा है इधर। हम लोगों ने जो पैकेज इंस्टॉल किया इधर, ये यम का एक पार्ट आ रहा है। तो ये हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में इसका एक पूरा एक ओवरऑल पार्ट देखेंगे। वो नेक्स्ट सेशन में भी कवर नहीं होने वाला है, लेकिन जब भी हम लोग सर्वर के टॉपिक देखते जाएंगे तो उधर आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक सर्वर का टॉपिक लेंगे और डिटेल में ये किधर किधर क्या क्या यूज हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। इसमें एक मिनट, और एक इधर गेटवे क्या रहता है,
डीएनएस का यूज किधर होता है, ये एक पार्ट आता है इधर। तो जब भी हम लोग नेटवर्किंग का पार्ट देख रहे हैं तो ये आपको मालूम रहना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है लेकिन इसी के रिलेटेड रहते हैं। तो वो हम लोग जैसे हमारे सर्वर के टॉपिक्स आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो सेशन में हम लोग एक सर्वर का छोटा सा टॉपिक लेंगे और सर्वर का छोटा टॉपिक लेंगे। जैसे एनएफएस का भी हम लोगों ने देखा था, वो एक्चुअली टॉपिक नहीं था, वो एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हम लोगों ने देखा उधर। लेकिन आगे सर्वर का जब भी टॉपिक देखेंगे तो वो उसके साथ हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके रिलेटेड कौन से कमांड्स है, वो पार्ट देखेंगे। आगे से हमारे सारे सर्वर के ही टॉपिक्स इधर रहने वाले हैं। तो ये एक आपके साइड से प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस कीजिए, खास करके स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था स्नैपशॉट लेने का, क्लोन क्रिएट करने का, वो कीजिए। 2 मशीन्स बनाइए और उसके ऊपर छोटा सा, और खास करके और स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था फिजिकल मशीन पे इंटरनेट चालू रहना चाहिए। उसके बाद ही ये सब आपको करना है, पिंग पोंग करके चेक करना है। और ये एक बार प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारा जो बेसिक का जो डाउट सेशन रहेगा उसमें हम लोग बहुत ही बेसिक पार्ट देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके आइए। 1 मिनट वेट कीजिए।